नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे एनपीएस एंड यूपीएस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ 1 जनवरी 2004 के बाद का भर्ती है उसको एनपीएस अडॉप्ट करना है या यूपीएस अडॉप्ट करना है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पास और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों के पास एक पेंशन ही सहारा है जो कि अपनी वो फैमिली मेंबर्स को लुक आफ्टर कर सके, उनका पालन पोषण कर सकें। पर वो भी अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी पहले उसको बंद करके एनपीएस या यूपीएस को अडॉप्ट करने के लिए बोला गया है। मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं उनको एनपीएस के बारे में और यूपीएस के बारे में पूरी डिटेल्स पता नहीं है, क्योंकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो जवान है वो बॉर्डर में ड्यूटी देता है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान बिजी रहता है, तो उसके पास इतना मौका नहीं है कि वो एनपीएस और यूपीएस के बारे में जानकारी एकत्र कर सके। उनको एनपीएस के और यूपीएस के फायदे और नुकसान के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तकरीबन 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो कि ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और जिनको के एनपीएस और यूपीएस जो है वो अफेक्टेड होगा। पहले ये रूल था कि चाहे आप एनपीएस को अडॉप्ट करें चाहे आप यूपीएस को अडॉप्ट करें। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप जो एनपीएस है या यूपीएस है उसको अपने सुपर एनुएशन रिटायरमेंट के 1 साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट जाने से 1 साल पहले भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज 31/12/2028 को रिटायरमेंट जाएगा तो वो 31/12/27 तक अपना जो एनपीएस है या यूपीएस है जो उसने अडॉप्ट किया है पहले उसको चेंज कर सकता है। ऐसे वॉलंटरी रिटायरमेंट जाने से 3 महीने पहले चेंज कर सकता है। पहली बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एनपीएस और यूपीएस के बारे में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नॉलेज नहीं है। अब ये चेंज करने वाला सिस्टम जो है, एक कन्फ्यूजन जो गवर्नमेंट ने डाल दिया है, इससे काफ़ी दिक्कत से आएगी, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है 20 ईयर सर्विस करता था और उसको 50% उसकी बेसिक पे का पेंशन मिलती थी, और अलॉन्ग विद उसका जो डीए था या डियरनेस रिलीफ जो थी वो उनको मिलती थी। पर इसमें तो कंफ्यूजन बहुत है। दूसरी बात है, एनपीएस और यूपीएस जो है जो आप अडॉप्ट करेंगे उसमें कंट्रीब्यूशन है। मान लो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान की जो बेसिक पे है वो 50,000 रुपया है, तो उसका 10% जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कटेगा 5,000 रुपया, और 14% जो है वो गवर्नमेंट देगी 7,000 रुपया। पर जब ओपीएस थी तो ओपीएस में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था। ओल्ड पेंशन स्कीम में सीधा ही आपको 50% जो पेंशन है प्लस उसमें डीए मिलता था।
अब ये जो 10% आपने कटवाया है, जब गवर्नमेंट ने 14% उसमें प्लस किया है, ये आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का रेट है, मार्केट के साथ ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कंफ्यूजन कभी नहीं था ओल्ड पेंशन स्कीम में। अभी जब आदमी की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ जो, जब उसका स्पाउस है, जब उसका एनओके था, वो बैंक में जाता था तो उसको जो फैमिली पेंशन कंटिन्यू शुरू हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और 7 साल के बाद उसको 30% जो है नॉर्मल पेंशन मिलती थी, सीधा फार्मूला था। अब एनपीएस और यूपीएस के अंदर तो जब आदमी की डेथ हो जाएगी तो उसकी वाइफ जो है, उसका एनओके जो है, जो स्पाउस है, उसको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या कार्रवाई करना है, क्या मेरे को मिलना था, क्या मेरे को मिल रहा है। उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब आदमी ओल्ड पेंशन स्कीम के टाइम पर जब आदमी डिसमिस हो जाता था, जब कंपल्सरी रिटायरमेंट जाता था, तो उसको इंटरिम पेंशन मिलती थी। जो फार्मूला था, इंटरिम पेंशन उसको मिलती थी। अब एनपीएस में और यूपीएस में अगर कोई आदमी, कोई जवान डिसमिस हो जाएगा, जहाँ कंपल्सरी रिटायरमेंट भेजा जाएगा, जहाँ उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो गई, तो इसका कोई पता नहीं है कि उसको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये कंफ्यूज ही रहेगा। तो ये जो एनपीएस है या यूपीएस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के फायदे में नहीं है और ना ही ये लेना चाहते हैं। अभी आप देखो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की ड्यूटी जो है वो आर्मी की ड्यूटी के बराबर है। बहुत सारी जगह में आर्मी के साथ जो है सीएपीएफ के जवान डिप्लॉयड हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का एरिया हो, हाई अल्टीट्यूड हो, पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल के बॉर्डर के ऊपर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, आईटीबीपी बॉर्डर पर तैनात है। और ये जितनी फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जितनी है, उनके आप एक्ट देखिए, जो एक्ट्स हैं उनको, उसके अंदर क्लियर बोला हुआ है कि ये जो फोर्सेज हैं ये यूनियन ऑफ आर्मड फोर्सेज हैं। पर यहां देखा गया है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम कंटिन्यू है, पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। बल्कि उल्टा बोला जाता है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है सिविलियन है। अभी देख लो आप, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को सीसीएस रूल्स लागू है, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स। क्यों हमारे को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूल लागू क्यों नहीं है? हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूल्स जो है वो सेपरेट फ्रेम होने चाहिए। जब ड्यूटी हमारी आर्मी के बराबर है, आर्मी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, एक ही पोस्ट के ऊपर बीएसएफ का जवान तैनात है, उसी पोस्ट पर आर्मी का जवान तैनात है, तो फिर सिविलियन बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर हमारे को सिविल रूल लागू क्यों होने चाहिए? ड्यूटी जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की हर जगह में देख लीजिए आप, चाहे एएनओ में हो, नक्सलवाद एरिया में हो, एनडीआरएफ की ड्यूटी देखो, जहां जरूरत पड़ती है उस टाइम पहुंचती है। सीआईएसएफ बंदरगाहें, एयरपोर्ट्स वहां तैनात है। एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ बॉर्डर पर तैनात है। सीआरपीएफ जो इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। इवन जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में और एएनओ में भी वो डिप्लॉय है। इतनी शहीदियां होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की। आपने देखा होगा 6 अप्रैल 2010 को 75 आदमी सीआरपीएफ आईडी में ब्लास्ट हो गए थे। पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा रोजाना सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीदियां दे रहे हैं। सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं आर्मी की तरह ही राइफल चलाते हैं। सेम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में देखो आप, आर्टिलरीज हैं, बीएसएफ में आर्टिलरीज हैं, बड़ी बड़ी गन्स हैं। अभी पंजाब में फ्लड आए हैं, कितनी सिचुएशन है, हार्ड है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है, इतनी बारिश होने के बाद, इतना पानी आने के बाद
हैवी फ्लैश फ्लड आने के बाद भी अपनी ड्यूटी बॉर्डर के ऊपर 24 आवर सतर्कता से निभा रहे हैं। और उसके साथ वो सिविल पब्लिक है जो पंजाब की, उसकी लाइफ को भी सेव किया है उन्होंने। पब्लिक की उन्होंने बहुत ही हेल्प की है, पब्लिक को बचाया है। बहुत जाने ही जो जाने वाली थी पंजाब के अंदर, खास करके बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे गुरदासपुर का एरिया हो, अमृतसर का हो, फिरोजपुर हो, फाजिलका, अबोहर हो। आप ये देखो जहाँ जहाँ फ्लड आया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने सिविल पब्लिक की पूरी हेल्प की है। यहाँ तक कि उनको खाना दिया है, उनको और जो उनकी हेल्प चाहिए थी हेल्प की है, उनको बचाया है किश्तियों से। अपनी ड्यूटी करते करते किश्तियों से उन लोगों को बचाया है, पशुओं को बचाया है, जानवरों को बचाया है। जब ड्यूटी सीएपीएफ जो है इतनी हार्ड करती है, आर्मी के बराबर करती है, तो फिर हमारे को ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू क्यों नहीं है? अभी देखो ऑप्स संदूर जो हुआ था, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना है, माननीय होम मिनिस्टर साहब जी ने माना है, डीजीएमओ ने माना है कि बीएसएफ ने ऑपरेशन संदूर में बहुत बढ़िया काम किया है। और अभी अभी जो स्टेटमेंट लेटेस्ट आई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो है, उन्होंने बोला है कि सबसे पहले जब लड़ाई लगती है तो बीएसएफ का जवान गोली खाता है, एसएसबी के जवान को गोली लगती है, आईटीबीपी के जवान को गोली लगती है। तो उनका कहना है कि बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जो है ये भी आर्मी के साथ लड़ाई के टाइम पर मोढे से मोढा जोड़ के लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारे मानना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी का। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डीजीएमओ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मान लिया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, एसएसपी जो है ये आर्मी के साथ मिलके लड़ाई में कामयाबी प्राप्त करते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे को लागू क्यों नहीं है? हमारे को क्यों सिविलियन बोला जा रहा है? तो अभी हमारी जितनी भी हिंदुस्तान की रिटायर्ड एसोसिएशंस है, सभी अपनी अपनी जगह में अपने कॉरस्पोंडेंस के थ्रू, रैलीज के थ्रू गवर्नमेंट के कानों तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो हम भी अपनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अपनी एक आवाज़ को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो बहादुरी है, जो उनकी ड्यूटीज़ है, उसको देखा जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत रिस्टोर होनी चाहिए, तुरंत बहाल होनी चाहिए। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको बहाल करने से गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के जवान भी खुश रहेंगे। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के जवानों को सोचने का मौका ही नहीं है, उनकी ड्यूटी इतनी हार्ड है। 24 आवर्स ड्यूटी के दौरान बारिश, लाइटनिंग, मींह, कितनी उनकी सख्त ड्यूटी है। उनकी सिचुएशन को देखते हुए उनको नहीं सोचने का टाइम उनके पास कि हमने एनपीएस को एक्सेप्ट करना है कि यूपीएस को एक्सेप्ट करना है। उनका कहना है कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिलनी चाहिए। तो हम भी उनकी हेल्प करने के तैयार हैं, हम उनसे सहमत हैं। हम उनकी आवाज़ जो है, हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के भाइयों की जो नौकरी कर रहे हैं, हम उनकी आवाज़ को गवर्नमेंट के कानों तक तब तक पहुंचाते रहेंगे जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया जाता। हम अपने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के जो कि 24 आवर अपने परिवारों को हजारों किलोमीटर दूर घर छोड़ के, और उनकी परेशानियां घर में होती है, ये उनको ड्यूटी करने के लिए हम उनको उनकी मदद करेंगे ताकि गवर्नमेंट के कानों तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया जा सके, ताकि वो टेंशन फ्री होकर अपनी ड्यूटी करें और हिंदुस्तान की पब्लिक की रक्षा करें। तो मैं आखिर में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही बेनती करना चाहता हूँ, सारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों की तरफ से, उनके परिवारों की तरफ से, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि एक पेंशन ही तो है
जो रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार को पालने के लिए काम आती है। अगर हम एनपीएस यूपीएस में उनको फंसा देंगे तो नहीं, उनका जो पालन पोषण है उनके परिवार का वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। वो जो जवान है सीएपीएफ का जवान होगा वो नौकरी के दौरान भी टेंशन में रहेगा और जब रिटायरमेंट में आएगा तब भी वो टेंशन में रहेगा। अगर उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम आप उसको लागू कर देते हो तो वो रिटायरमेंट के बाद भी टेंशन फ्री होगा और ड्यूटी भी अपनी जो है टेंशन फ्री होकर करता रहेगा, हिंदुस्तान की सेवा करता रहेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से बेनती करता हूँ कि इस मुद्दे को गहराई से विचार किया जाए, इनकी सीएपीएफ के जवानों की दुख तकलीफों को ध्यान से सुना जाए। हमारे को सीएपीएफ के जवानों को जो है आर्मी के बराबर सारी सहूलतें दी जाए जो आर्मी एयरफोर्स और नेवीज को मिलती हैं। जय हिंद।